क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके एसआई मात्रक को लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोले, किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली जितने भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सभी की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इसे याद कर लीजिएगा। फाई द्वारा सूचित किया जाता है और फाई का मान इतना होता है, ई बराबर जहां विद्युतीय क्षेत्र है और डीएस बराबर सतह का छोटा क्षेत्रफल है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, जो इंग्लिश वाले भैया है, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो इसे इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, लॉरेंस बल क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। गरीब का बच्चा भी 20 दिन में पढ़कर 90% मार्क्स ला सकता है, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऑल सब्जेक्ट आपको 1000 में दिया जा रहा है, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट केवल 500 रुपये में और कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट केवल 700 रुपये में। यानी गरीब से गरीब भी अब यहाँ पे 20 दिन में पढ़कर 90% से एवं मार्क्स ला सकते हैं। पेमेंट करने के लिए देखिए आपको करना क्या है। पेमेंट करने के लिए आपको दिए गए 9504510500 पे, इस नंबर पे फोन पे के माध्यम से ये पैसे पेमेंट करने हैं। पेमेंट के बाद व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है इसका स्क्रीनशॉट और तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसे एकदम जो है रगड़ कर याद कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑफर सिर्फ कुछ दिनों में है और आपको बता दें कि इस ऑफर के अंतर्गत अगर आप लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ तो आता ही नहीं है और केवल 15 दिन में आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, रगड़ कर याद कर सकते हैं। यानी 15 दिन भी बचा हुआ है तो इसका फायदा आप उठा लें फटाफट तरीके से, क्योंकि एग्जाम है, ये आपके कैरियर का सवाल है और आपका यहाँ पे अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो 90% मार्क्स जो है आसानी से आ जाएगा। हर बच्चा यहाँ पे ला सकता है। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी टेंशन में है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। सीधे आपके मोबाइल में जाएगा और आपको एक एक क्वेश्चन देख लेना है और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। बहुत बड़ा मौका है, ये मौका सिर्फ कुछ दिन के लिए निकाला गया है ताकि हर गरीब बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। आर्ट्स वाले का 500 है और कॉमर्स वाले का 700 और साइंस वाले का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे 1000 में दिया जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त मौका है, बिल्कुल फायदा उठाएं और फाइनल परीक्षा में जाके एकदम धमाल मचा दें। फटाफट शेयर करें वीडियो को। लॉरेंस बल क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में कोई आवेशित कण Q की गति, ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी तो बता रहे हैं, इंग्लिश में भी तो है, तो उसे उस कण पर वैद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करता है। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से लॉरेंस बल कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि लॉरेंस बल क्या है, इंग्लिश में भी देख लीजिए इस चीज को, है ना, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, ठीक है, इंग्लिश में भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बी हो गया, उस पे कौन सा आवेशित कण हो गया, क्यू हो गया, तो उस कण पे जो वैद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, इन दोनों बल को जो सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो उन दोनों को ही क्या करते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं और इसका ये समीकरण होता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में देख लेंगे और इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, शंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंट क्या है, मोस्ट वीवीआई, 100% इसे याद करके जाइएगा, 100% बोल रहे हैं, शंट क्या है, ये बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, एकदम ऑन रिकॉर्ड याद रखिएगा, ठीक है। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, उसे हम लोग शंट कहते हैं, ठीक है। उपयोग इसका लिखना है, इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने में किया जाता है और इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर और एमीटर को प्रबल विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यानी इसका दो उपयोग आपको लिख देना है और बिल्कुल इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा,
ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है आपको एकदम इजी लैंग्वेज में। वैसा व्यक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कितना प्रतिरोध है, कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उसे ही हम शंट कहते हैं। इंग्लिश भाई देख लीजिए, इंग्लिश वाले व्हाट इज शंट, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम क्या है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है, बिल्कुल 100% इसे याद कर लेना, ठीक है। जो भी देख रहे हो इसे 100%, जो भी 32 क्वेश्चन दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। हिंदी इंग्लिश इसीलिए दे रहा हूं कि आपको बाद में ना बोला कि सर सिर्फ हिंदी में था इंग्लिश नहीं था, इसीलिए, ठीक है। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, विवेचना करना है। तो आंसर होगा जब चुंबक को किसी लूप के नजदीक या लूप से दूर ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको जब लूप से दूर या नजदीक ले जाएंगे तो लूप में क्या है, विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रेरित होने लगता है। अतः लेंज का नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तब क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा थी वो बदल जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और एक यांत्रिक ऊर्जा का दूसरे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को ही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। यानी एक ऊर्जा जब दूसरी ऊर्जा में बदल जाता है तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। और इस प्रकार प्रेरण का लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। इस चीज को समझ के और यहां से आप फटाक से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले ले क्वेश्चन नंबर 4 का, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और इसे आप स्क्रीनशॉट के तहत सेव कर ले, ठीक है। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश में तो दे रहे हैं, अब इंग्लिश में आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों पर लिखो। पैसेंस रखिए, 2 मिनट लाइव में रुकिए, यहाँ पे हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो दोनों यहाँ पे दिया जा रहा है। आते हैं गाड़ी पर चढ़कर, हिंदी नहीं है इंग्लिश नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों पर लिखना है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाड़ी पे चढ़ के आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण कौन कौन है, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये तरंगों के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस 2 गुण लिखना है आपको, 2 गुण आप लिख देंगे। अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण क्या है, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है और ये तरंग के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ही लिखना है और 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स किसी सतह से विद्युत क्षेत्र की प्रवाह की दर है। क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स किसी सतह पर, मान लीजिए कोई सतह है, इस पे जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है, इसी की प्रवाह जिस दर से हो रही है उसी को हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतना परिभाषा देना है, परिभाषा देने के लिए सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ परिभाषा देंगे, ठीक है। चलिए एटू मोटिवेशन इंग्लिश में भी है, आंख खोल कर देखिए, चैट पर कम ध्यान दीजिए, है ना। गिव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये इंग्लिश में नहीं तो उर्दू में दिख रहा है ये आपको जी, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल सब दिया जा रहा है लेकिन आंख खोल के देखोगे तब ना, आंख पे तो काला चश्मा लगा के बैठे होंगे। वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं है, क्यों? वायुमंडल जो है हमारा विद्युत उदासीन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों है ये आपको बताना है।
ठीक है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है एवं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। ठीक है। और सूर्य की किरण जब पड़ती है, सूर्य के कारण यौगिक कण धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है, अतः वायुमंडल विद्युतीय उदासीन नहीं होता है। देखो क्या लिखना है, विद्युतीय उदासीन क्यों नहीं होता है ना, तो आपको बताना, यहाँ पर लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर की यौगिक एवं धूल कण होते हैं। जब ये चीज होते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती है, सूर्य की किरणें उनमें से टकराती है और जिससे क्या होता है, आयनीकृत होता रहता है, इसलिए वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में देख लीजिए। 7 एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिक नेचुरल, ये आपको लिख देना है इंग्लिश वाले भैया। ठीक है। अति चालकता से क्या समझते हैं, अति चालकता से क्या समझते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती है। ठीक है। और एक ताप पर इसकी प्रतिरोधकता एक टन घटकर क्या होती है, शून्य हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अति चालकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इस घटना को ही अति चालकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ को अति चालक कहते हैं। तो समझना इस चीज को है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता जो है ताप घटने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती है। देखो जब टेम्परेचर कमेगा, टेम्परेचर कमेगा तो उसकी प्रतिरोधकता क्या है, एकाएक घटकर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अति चालकता कहेंगे। यानी कि जब प्रतिरोधकता कम जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका जब शून्य हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अति चालकता कहलाएगा। और ऐसे पदार्थ को ही अति चालक कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके दो गुणों को लिखें। कल मैथ की क्लास लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, एकदम सीरियस ले लीजिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, 1 फेब को आपका मैथ है, उसके बाद आपका फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है, यानी आपको चैन नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो गुण लिखना है, तो लिखिए, लिखना क्या है आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे संतत काल्पनिक बंद वक्र हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिणी ध्रुव तक क्या करते हैं, जाते हैं। इसका गुण लिख देना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती हैं, तो बोलेंगे नहीं काटती है। सेकंड पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। बस इतना लिख देना है और 100% मार्क्स आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा भी नंबर यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 9 नंबर देख लीजिए। इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में देख लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में समझेंगे और स्क्रीनशॉट इंग्लिश में भी लेते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित विद्युत आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इतना होगा, इसी को लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश मीडियम वाले भैया यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भैया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा E बराबर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कूलम होता है। और ये भी हिंदी में भी लिख देना है, इसमें भी लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस
आपका 19 कूलम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। लौह चुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब फोकस कीजिए, बोल दी मैथ की क्लास होगी तो होगी। लौह चुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, यानी कि उनका मैग्नेटिक पावर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक का गुण सहज ही आ जाता है। यानी इतना चुंबकीय प्रवृत्ति होता है कि जब चुंबक के क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक पावर आ जाता है। मैग्नेटिक पावर खुद से खुद उसमें क्या होता है, आ जाता है, और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं, और उसमें इतना मैग्नेटिक पावर आ जाता है कि पावरफुल मैग्नेट वो बन जाता है। इन पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो है क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें पहले से मैग्नेट की प्रवृत्ति पाई जाती है जो कि पॉजिटिव होती है, ठीक है। जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी मैग्नेटिक पावर जो है खुद ब खुद उसमें आने लगती है, ठीक है। और मैग्नेटिक पावर इतनी आ जाती है कि खुद से वो पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, और इसी को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा, एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें लोहा एकदम रख दीजिए, जितना हाई कैपेसिटी का चुंबक होगा ना, उतना ही हाई कैपेसिटी का चुंबक लोहा बन जाएगा, और लोहा के सामने जो रहेगा उसी को खींचने लगेगा। यानी जितना पावर इसका होगा उसको भी इतना पावर बना देगा। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है। समझ गए इस चीज को। प्रकृति में पाए जाने वाले गुण इसका लिखना है। प्रकृति में पाए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ जो है रवेदार ठोस होते हैं, यानी नेचर में, हमारी प्रकृति में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता एकांक से बहुत अधिक होती है। 4 नंबर पॉइंट है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होती है, बहुत पावरफुल होती है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल होती है। और 5th नंबर बोला जा रहा है, 5th नंबर क्या बोला जा रहा है, ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल रूप से बदलती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है बदलने लगती है, ठीक है। इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय आयरन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, राइट टू डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत अच्छे, तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, क्यूरी के नियम से क्या समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक में भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि बार बार पूछा गया है और हमेशा पूछ ही देता है, एक ही एग्जाम में नहीं पूछा हुआ, हमेशा पूछ देता है कि क्यूरी के नियम क्या है। ऐसा पाया जाता है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय पावर होता है ना, देखिए टेम्परेचर का व्युत्क्रमान, यानी टेम्परेचर जितना है ना, टेम्परेचर जितना है उसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आपका चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना है, इसको मान लीजिए x है, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा 1/T होगा, उसका उल्टा होता है, और यही आपका क्यूरी का नियम है, ठीक है, यही क्यूरी का नियम है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे इस तरीके से, इसे ही क्यूरी का नियम कहते हैं। समझ गए, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है तापमान के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ। बस इतना ही लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है उसमें, बस आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 12 का देख लीजिए इंग्लिश वाले भैया, इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए मैग्नेटिक मटेरियल का जो है टेम्परेचर के क्या होता है, तो टेम्परेचर का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो जो मैग्नेटिक पावर है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि सीधा बोले कि क्यूरी का नियम ही बोलता है कि टेम्परेचर का उल्टा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकशीलता घटेगी, और टेम्परेचर जब घट जाएगा
तो चुंबकशीलता क्या है, बढ़ जाएगी। यही क्यूरी का नियम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। पराबैंगनी विकिरण के दो गुण को और उपयोग को लिखिए। पराबैंगनी के दो गुण और दो उपयोग को लिखना है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण के दो गुण और दो उपयोग को लिखिए। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन चुन कर लाया हूं। अब देखिए यहाँ पे पराबैंगनी विकिरण के दो गुण दो उपयोग निम्नलिखित हैं। ये किरण कांच द्वारा अवशोषित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किरण जो है कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, वायुमंडल के अणुओं परमाणु को आयनीकृत कर देते हैं और जिसके कारण आयन मंडल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, बस दो पॉइंट लिखना है भैया और दो उपयोग। तो ये दो गुण हो गए और दो उपयोग भी देख लेते हैं। दो गुण आपके सामने लिख दिए तो उपयोग भी बता देते हैं। पहला उपयोग है कि ये अदृश्य लिखावट एवं कीमती पत्थरों को पहचान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसका पराबैंगनीकरण का अदृश्य लिखावट, यानी वैसी लिखावट जो आपको दिखेगी नहीं लेकिन उसमें लिखा रहेगा। कीमती पत्थर जो होता है ना, उसमें पराबैंगनी किरणें के द्वारा लिखा जाता है और पदार्थ के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। चलिए इंग्लिश वाले भैया देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, राइट टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। टू प्रॉपर्टी हो गया, क्वालिटी हो गया यहाँ पे, और यूज भी देख लीजिए, दो यूज हैं आपके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसके दो उपयोग लिखिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैच, ये क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है, प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है और यही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है, जिसे हम प्रकाश फाइबर भी कहते हैं, एक ऐसा संयंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को उसकी तीव्रता में, जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, और इसको बिना किसी हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, यहां से यहां तक प्रेरित करता है और पूर्ण प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसका दो उपयोग क्या है, तो दो उपयोग लिख देंगे। पहला उपयोग है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय जांच में होता है क्योंकि इसमें कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का कोई हानि नहीं होता है और प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि जितना कैपेसिटी यहाँ पर है उतना कैपेसिटी हम वहां पर भी देगा। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके हम प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले भैया यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या है, राउट ऑन टू यूज, यही लिख देना है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, एक प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में यह ऐसा संयंत्र होता है जिसमें कोई भी पावर जो है वो नहीं हटती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक से, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। अपवर्तनांक एक नियतांक है। चलिए आप लोग गप पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है ना, अपवर्तनांक क्या है, एक नियतांक है जिसके मदद से किसी भी माध्यम में प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है किसी भी माध्यम में, चाहे आपका हवा हो, पानी हो, ठीक है, निर्वात हो, सभी जगह किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्नलिखित दो कारकों पे निर्भर करता है। माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पे भी निर्भर करता है, उसका डेंसिटी कितना है। ठीक है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि माध्यम का अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है निम्नलिखित से, तो याद रखिएगा डेंसिटी पे निर्भर करता है। और किस पे निर्भर करता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे भी निर्भर करता है, साथ ही साथ प्रकाश के रंग पे भी निर्भर करता है। यानी यह माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और प्रकाश के
रंग पर भी निर्भर करता है। इतना ही आपको लिख देना है कि वर्तमान से आप क्या समझते हैं, इसके अलावा फालतू यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले भैया देख लीजिए 15 नंबर, ये आपका 15 नंबर है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश विद्युत का प्रभाव क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपको बोले प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण, धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके प्रवाह के कारण को उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव देखिए निकल कर सामने आ जाता है कि धातु पृष्ठ प्रकाश के आपतन के कारण जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक लाइन में हो गया। उसके बाद है कि प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटोन इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इनके प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए बस इतना ही आपको लिख देना है वहां पे, यही 16 का आपको स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लिख देना है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, तो उसे हम फोटोन कहते हैं। इतना हो गया, फोटोन कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखना है, तथा प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसे E बराबर hv लिखते हैं, जहां h जो है प्लांक का नियतांक है और v जो है आवृत्ति है। यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। ठीक है, बस इसको लिख देना है कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर hv होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब याद करते हैं ना, सब्जेक्टिव जब याद करते हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव खुद याद हो जाता है, खुद याद हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका इंग्लिश में राइट द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये आपको लिख लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, इतना ही लिखना है और फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, फुल मार्क्स। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल क्या है और इसके गुणों को लिखिए। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा भी अंडरस्टूड मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बल क्या है और इसके गुणों को लिखिए। ठीक है, नाभिक में उपस्थित कणों के बीच परवल आकर्षण का नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है। नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, उसी को नाभिकीय बल कहते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका गुण लिखना है कि इसका गुण क्या है। तो गुण देखिए क्या है, पहला गुण है नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होते हैं। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि नाभिकीय बल अवैद्युत और अद्वितीय होते हैं और नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का इंग्लिश मीडियम वाले भैया यहाँ से ले लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, कैथोड किरण क्या है इसको समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैथोड किरण क्या है
देखिए कैथोड किरण क्या है? कैथोड किरण बहुत से इलेक्ट्रॉनों को तेजगामी प्रवाह जो सभी तत्वों में विद्यमान है। कैथोड किरण क्या है? तो बहुत से इलेक्ट्रॉनों का जो तेजगामी प्रवाह है उसी को हम लोग कैथोड किरण बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ये चीज। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके गुण क्या है। तो गुण देखिए, ये गुण जो है ये ऋण आवेशित होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, सेकेंड है इनके मात्रा तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मात्रा और आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और इनका आवेश जो है 1.6 10 टू द पावर -19 से 9.1 10 टू द पावर -31 केसी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो वो एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए जिनका ध्यान चैट पे है उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 वाले इंग्लिश वाले भैया यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे 19। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं? देखिए एनालॉग संकेत क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एनालॉग और डिजिटल संकेत एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। एनालॉग संकेत एक लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग संकेत कहते हैं। जो लगातार चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एनालॉग संकेत बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा क्या है? एनालॉग संकेत है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? एनालॉग संकेत। डिजिटल संकेत के बारे में बात करें तो ऐसा संकेत जिसके दो या दो गुणज के असंतत मान संभव हो उसे डिजिटल गुणज कहते हैं। बस ये चीज आपको लिख देना है कि एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है, इतना आपको लिख देना है। जैसे वर्ग तरंग एक डिजिटल संकेत है। ठीक है, अब इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में यहाँ पे लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, एकदम 100% लिख के रख लीजिए। एनालॉग हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भैया नीचे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% रहेगा, नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी क्वेश्चन जो 100% रहेगा। ये जो देख रहे हैं www फैक्स चैट, इस पे नोट लिखने के लिए 100% एग्जाम में लिख लीजिए। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। www फैक्स चैट और ई कॉमर्स पे आप नोट लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे www में क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा कहां पे क्या लिखना है, इस चीज को समझते हुए वहां पे आंसर करना है। बहुत लोग गेस पेपर से लिख देते हैं और गेस पेपर में उल्टा पुल्टा आंसर दिया हुआ है, तो गेस पेपर नहीं लिखिएगा। यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करते हैं या स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वालों के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? www वर्ल्ड वाइड वेब। बस इतना ही लिखना है इसमें। आगे देखिए फैक्स में क्या लिखना है, तो फैक्स देखिए क्या है, अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको तो ऐसे लिख दिया ना, इसका मतलब समझिए। पहले अभी वो व्हाट्सएप चल गया है या क्या क्या चल गया है, आप अपना फोटो कहीं से कहीं भेज देते हैं, तो वो तो व्हाट्सएप आदमी को भेज सकते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए ऑफिशियल में भेजना है, जैसे कि मान लीजिए बिहार बोर्ड के पास आपको कुछ भेजना है, तो क्या करोगे, बिहार बोर्ड के फैक्स नंबर पे आप जो है उस पे क्या करेंगे, फोटो भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, उसी को बोलते हैं, फुल फॉर्म है पैसिव टेलीग्राफी अथवा फैक्स कहते हैं, प्रतिचित्रण टेलीग्राफी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे चैट क्या है, समान रूपी व्यक्ति द्वारा टाइप किए हुए संदेश को चैट कहते हैं, जैसे कि आप चैट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए डी ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके। जैसे देखिए ई कॉमर्स क्या है, आप बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड होता है, उससे उपयोग करके आप कोई व्यापार करते हैं, कुछ खरीदते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ई कॉमर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपको लिख देना है, इतना ही लिखना है, ज्यादा लंथम देवानंद नहीं लिखना है एग्जाम में।
ठीक है ना, बस इतना ही लिखिएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, संधारित्र से क्या समझते हैं, इसकी धारता को भी बताएं। संधारित्र देखिए, वैसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युत रेडी आवेशित चालक के निकट एक मुद्रित चालक लाने से पहले वाले चालक की धारता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, संधारित्र की धारता जो है, किसी संधारित्र की विद्युत धारता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का वह परिमाण है जिससे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट पे Q आवेश हो और V विभवांतर उत्पन्न हो रहा हो, तो संधारित्र की धारता होती है Q/V। यह संधारित्र की धारता होती है, लास्ट में आपको इतना लिख देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला पावर, हाँ गैस पेपर गैस होता है, कौन बोल रहा है, गैस पेपर गैस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 जो अभी बताएं, यही आपको वहां पे लिख देना है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो Q/V ऑफ द कैपेसिटर होता है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव में भी सवाल होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, किसी बंद कुंडली पर चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण चुंबक में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंद कुंडली है और उस पे चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, तो कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय चुंबक प्रेरण कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है। उसमें कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा, यानी विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, है ना, और जो धारा उत्पन्न होगा उसे प्रेरित धारा कहेंगे। हिंदी में हो गया। इंग्लिश वाले भैया 23 नंबर का देख लीजिए, यही 23 नंबर का आपको इंग्लिश में इतना लिख देना है। ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ाए वही आपको लिख देना है। क्लियर, चल क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर पृथ्वी में ये चुंबकत्व कहां से आया। अब बोलोगे सर पृथ्वी में चुंबक कहाँ है, हम तो चलते हैं, है ना, हम तो सटते नहीं पृथ्वी में। भैया चुंबक तो है पृथ्वी में, तभी तो यहाँ पे टिका हुआ है सब कुछ, नहीं तो सब कुछ उड़ जाता। पृथ्वी के चुंबकत्व में संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, किसी न किसी प्रकार अब यह माना गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है इसके भीतर परिसंचरित विद्युत धाराएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार व्यवहार में लिया जाता है जैसे यह किसी प्रकार की विद्युत धारा से उत्पन्न हो रहा हो, यानी पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रीजन फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का रीजन यहाँ पे यही आपको लिखना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भैया, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और इसका एसआई मात्रक 100% एग्जाम में पूछना जाने वाला क्वेश्चन, ये 100% एग्जाम में देखने को मिलता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसको समझना है, याद करना है, इसमें समझना क्या है, इसको देखना है, समझिए और याद कीजिए, है ना। बोले समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या समझ में बताएं। विद्युतीय द्विध्रुव के एक अणु आवेश एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण करता है। इसमें आपको रट्टा मार के याद करना है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर ये आपको लिख देना है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। याद रखेंगे दिशा कहां से होती है, माइनस से लेकर प्लस तक जाती है दिशा, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है कूलम्ब मीटर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव लिख लीजिए, इतना ही लिखना है आपको। क्या लिखना है, यदि एक आवेश दो आवेश के बीच की दूरी को गुणनफल को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव कर। देखिए ये आवेश है
और 12 क्या है, बीच की दूरी है। दोनों को जब गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और ये माइनस से लेकर प्लस तक जाता है, और इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश वाले भैया यहाँ पे देख लीजिए, आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रेरण एवं अनन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक पर, देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि स्वप्रेरण एवं अनन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला। यहाँ पे दोनों का परिभाषा लिख देना है, कुछ नहीं करना है। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, अनन्य प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को प्रवाहित करने पर स्वयं उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक पर तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और प्रेरित विद्युत धारा दोनों उत्पन्न हो जाए, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण समझ गए। आगे बोला जा रहा है अनन्य प्रेरण, बताइए भैया, तो क्या लिखेंगे, जबकि एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए, स्वप्रेरण में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा दोनों उत्पन्न होगा, जबकि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न होगा, और इसी को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहेंगे, और वही आपको एग्जाम में जाकर लिख देना है। चलिए यहाँ पे 26 में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंग्लिश वाले भैया स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लोग ले लें। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम का संरक्षण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 100% आने वाला क्वेश्चन। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, समझाएं कि कैसे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। हम जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा से वोल्टेज विभव प्रभावित होती है। ठीक है, अतः प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा में वृद्धि प्रति एकांक आवेश द्वारा खपत ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात बंद परिपथ में आरोपित वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधकों के परितः विभवांतर के बराबर होता है। साथ ही आरोपित विभवांतर हमेशा खपत वोल्टेज के बराबर होता है, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित होता है। बस इतना आपको लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, बस इतना आपको लिख देना है। क्लियर। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भैया 27 यहाँ पे आपको लिखना है। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, इसको यहाँ पे समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है, अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट करना है। अस्थायी चुंबक है वैसा चुंबक जो कमरों के ताप पर अपना चुंबकत्व दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबकों के लिए उपयुक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता और निग्रहिता अधिक होनी चाहिए। जो चुंबक कमरे के ताप पर चुंबकत्व दीर्घ काल के लिए बनाए रखते हैं, उसे क्या करते हैं, अस्थायी चुंबक। यानी इसका चुंबकत्व जो है घटवे नहीं करता है। ठीक है, चाहे वो कमरे के तापमान पे हो या कहीं भी रख दीजिए, उसका पावर हमेशा क्या है, बढ़ा रहता है। उसी को बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त लौह चुंबक पदार्थों की धारणशीलता निग्रहता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, विद्युत चुंबक यहाँ पे दिया गया है। विद्युत चुंबक ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थों को बनाए जाते हैं जिनकी चुंबकशीलता, अति चुंबकीय धारणशीलता तथा निग्रहता बहुत कम होती है। सब पता चलेगा एग्जाम के बाद, प्यार के भूत उतर जाएगा सब। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों के लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबका चयन पढ़ते हैं, क्या क्या आप लोग बात करते हैं।
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत काल्पनिक बंध रेखाएं हैं जो चुंबक की उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट में ध्यान दीजिएगा, कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो भूल जाइएगा कि हम कहां पर VVI लिख रहे हैं और कहां पर लिख रहे हैं कि 100% आएगा। बतियाए थे ना ये चैट में, बाद में फिर अगलाइएगा एग्जाम में। बोल रहे हैं गर्ल्स को नहीं बोलिए, गर्ल्स से क्यों नहीं बोल रहे हैं? गर्ल्स में तो स्नेह है, कौन सुधर रहे यहाँ? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव, गर्ल्स में तो बतियाइए रही है। चलिए, गुण क्या है इसका? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? इसके दो गुणों को लिखिए। ठीक है, बस इंग्लिश वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। एक्स किरण की उत्पत्ति को बताएं। सबसे अभी तक जितना पढ़ाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स किरण की उत्पत्ति को बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीव्र गति से, ठीक है, तीव्र गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉनों को अचानक मंदित करने पर परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संक्रामक में ऊर्जा परिवर्तित से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ठीक है, एक्स किरण इस तरह से उत्पन्न होती है। क्या बोला कि तीव्र गति से जब इलेक्ट्रॉन चलता है और अचानक से उसको, तीव्र गति से चल रहा है घोड़ा के स्पीड से, ठीक है, उसको क्या किया? अचानक से रोक दिया। तो परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के क्रम में उसमें क्या होगा? ऊर्जा परिवर्तन होगा और एक्स किरण उत्पन्न हो जाएगा। अरे हम तेजी में चल रहे थे, तुम रोक दिया, तो चलो हम एक्स किरण निकालते हैं और तुमको हम जला देंगे। हम तेजी में चल रहे थे तो काहे रोक दिया? तो एक्स किरण क्या होगा? उत्पन्न होगा। और एक्स किरण की वेदन क्षमता गामा किरण से कम होती है और ये गैसों को आयनीकृत कर देती है। ठीक है, उसके बाद उपयोग लिखना है। एक्स किरणों के द्वारा क्रिस्टलों की और उनके इलेक्ट्रॉनिक की कक्षाओं की जानकारी मिलती है और इन किरणों का उपयोग चिकित्सीय जांच में या जासूसी विभाग में किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे इंग्लिश वाले भैया देख लीजिए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। क्लियर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेजर प्रकाश के गुण और उपयोग क्या है ये आपको लिखना है। ठीक है, लेजर प्रकाश के गुण है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, ये अति कला संबंध होता है, ये अति दिशात्मक होते हैं। बस इतना ही आपको गुण लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। उपयोग देख लीजिए क्या है, तो उपयोग है हीरे में छोटे छिद्र करने में इसका उपयोग होता है और चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश मीडियम में भैया, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज एंड यूजर ऑफ लेजर लाइट। ठीक है, चलिए नीचे आपका दिया गया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिएक्टर क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? 2 महीना अपने करियर पर फोकस कीजिए। इसके दो उपयोग, नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उपयोग मन नहीं मानता है तो उसको मनाइए, नहीं तो एग्जाम के बाद मन मनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कम नंबर आएगा। इसके द्वारा अनेक तत्वों के राडियो आइसोटोप बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है?